What's up people, हाय, मेरा नाम है वरुण और इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। गाइस, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम कौन सा है या क्या है? अगर आप इंडिया की लिस्ट देखें तो इंडिया ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में हमारी पोजीशन 52nd है गाइस, 129 कंट्रीज के कंपैरिजन में। और इसमें जो टॉप की कंट्रीज हैं जैसे स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, यूएस है, जर्मनी है, ये लोग हमसे बहुत आगे, इनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत आगे एडवांस है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए? नहीं, इसके पीछे जो पर्पस है एजुकेशन का वो जानना बहुत जरूरी है। एक एफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ जॉब दिलवाना पर्पस होना चाहिए? लेट्स से अगर कोई बच्चा है, अगर अल्टीमेटली मुझे अपने बच्चे से जॉब ही करवानी है तो मैं उसको हिस्ट्री ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं फटाफट पता करता हूँ उसको जॉब किस में मैं दिलवा सकता हूँ। आईटी में जॉब दिलवानी है, उसको कंप्यूटर्स पढ़ाता हूँ मैं, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के वो क्या करेगा? सो एजुकेशन सिस्टम का पर्पस सिर्फ जॉब नहीं होती, हमको जानना पड़ेगा कि इसका पर्पस क्या है। गाइस, मेरा ये मानना है कि एक एफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम वही है जो कि एक बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे ताकि वो लाइफ के लिए तैयार हो सके, लाइफ के आने वाले बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस को लेके वो तैयार रह सके। उस बच्चे की क्रिएटिविटी को शेप देना, साथ के साथ उसको एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना जो ना सिर्फ अपने राइट्स को लेके बल्कि अपनी ड्यूटीज को लेके भी अवेयर रहे। साथ के साथ उसको उसके कल्चर और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना ताकि उसको एक अवेयरनेस रहे अपनी हिस्ट्री को लेके भी। उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बतानी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। बट क्या ये ऐसा हो रहा है? क्या ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जा रही हैं? गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में और जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम में। साथ के साथ मैं इस वीडियो के एंड में एक पेरेंट्स को टिप भी दूंगा जिसमें जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ ताकि उनके बच्चों का एक तरीके से दोनों लेवल पे उनके बच्चे ग्रो कर सकें, इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी और उनकी क्रिएटिविटी भी डेवलप हो सके। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, इन चीज़ों को समझने के लिए हमको सबसे पहले एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना होगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, बात है ब्रिटिश राज की, जब हम एक सिंपल एक कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, और 1853 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने वहाँ पे ये डिसाइड करा कि हमको इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, हमको इसको बदल के एक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम हम लेके आएंगे। उन्होंने ये बात करी। उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एक तरीके से एक एरिस्टोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट सेटअप हो रखी थी, प्योरली रेशियल गवर्नमेंट थी। इनफैक्ट अगर आप शशि थरूर की किताब है एन एरा ऑफ डार्कनेस, अगर आप वो पढ़े तो उसमें उन्होंने बताया है कि ब्रिटिशर्स का जो सोल पर्पस था वो था इंडिया का सिस्टमैटिक डिग्रेडेशन, इंडिया को डिस्ट्रॉय करना, ताकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बस में बैठ के ब्रिटिशर्स निकल जाए। बट इंडिया जो है उन्होंने लिटरली इंडियंस को और पूरे इंडिया को उस बस के नीचे फेंक दिया था। और उसी का एक पार्ट एंड पार्सल था इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी खराब करना, और उन्होंने वो करा भी। उन्होंने पूरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बदला और अपना एक सिस्टम ले आए। उन्होंने इंग्लिश को डिफॉल्ट लैंग्वेज बना दिया था उस टाइम के लिए। अब होता क्या था? होता ये था कि उस टाइम पे जो बच्चे हैं अगर उनको एजुकेशन चाहिए तो उनको धीरे धीरे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, और वही बच्चों ने करा। और 1911 तक जो राजधानी थी हिंदुस्तान की वो थी उस टाइम पे कलकत्ता। अब ऑब्वियसली जो राजधानी होती है या जो कैपिटल होती है वो बाकी सब एरियाज के मुकाबले थोड़ा सा समृद्ध होती है, थोड़ा सा डेवलप होती है। इसी वजह से अगर आप नोटिस करो तो जो फ्रीडम स्ट्रगल में वेस्ट बंगाल, ये जो आज की डेट में है, या बंगाल का से काफ़ी ऐसे पर्सनालिटीज़ निकले हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स निकले हैं जिनको एक्चुअली में इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, वो निकले थे। बहुत से लोग हैं, आप बात करो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, चित्तरंजन दास रहे हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद रहे हैं, बहुत लोग हैं। और सिर्फ एजुकेशन फ्रीडम स्ट्रगल में नहीं, वैसे भी बहुत इंटेलेक्चुअल लोग निकले हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आप देख लो। सो उसके पीछे अभी मैं रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सो बैक टू द टॉपिक, उन्होंने इंग्लिश को एक डिफॉल्ट लैंग्वेज बना दिया था। अब जो यूथ था उस टाइम इंडिया का, जो बड़ा हो रहा था, वो जो पढ़ाई करना चाह रहा था उसको इंग्लिश सीखनी थी। और जैसे ही हम इंग्लिश सीख गए थे तो उसके बाद हमने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करा उस टाइम के यूथ ने। और उस टाइम पे धीरे धीरे उन्होंने मार्क्स के या लेनिन के ये सारे विचारधारा उन्होंने अपनाई। मैं इसमें बेइज्जती नहीं करना चाह रहा उस विचारधारा की या मार्क्स या लेनिन की, लेकिन मैं बस एक एस्पेक्ट देना चाह रहा हूँ। बेसिकली कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने समझा और वो इंस्पायर भी हुए, बिकॉज कॉम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ही ऐसी कि यूथ बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होता है।
कहीं ना कहीं हर बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा का ही होता है, क्योंकि वो बच्चों में होता है ना एक खून खौलने वाली और चेंज ला देने वाली ये चीज़ें रहती हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं। और कम्युनिज्म उस जगह पे बहुत जल्दी आता है जहाँ पर सामाजिक तौर पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो, और उस टाइम पे था भी, ब्रिटिशर्स टॉप पे थे और वो गवर्न कर रहे थे इंडियंस को। नाउ वो उस कम्युनिज्म की विचारधारा से बहुत इंस्पायर्ड हुए, उन्होंने उसे समझा और धीरे धीरे इस विचारधारा ने फ्रीडम स्ट्रगल में भी हेल्प करी। लेकिन बट, एंड दिस बट इज इन कैपिटल, बट ये विचारधारा 1947 में खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि तब हिंदुस्तान आजाद हो गया था और हम एक तरीके से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए थे। गाइस, डेमोक्रेसी में कम्युनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि और इंडिया में तो स्पेशली नहीं, क्योंकि जो कम्युनिस्ट विचारधारा होती है वो हमेशा रिलीजन के अगेंस्ट रहती है। लेकिन इंडिया जिसमें इतने टाइप्स के रिलीजन है, वहाँ कम्युनिज्म कैसे रह सकता था? तो उन्होंने अपना एक जो सोची समझी जो एक उनका प्रोपेगेंडा था वो चलाया, जो वो हर कंट्रीज में चलता है। वो क्या, कम्युनिज्म किस विचारधारा वाले लोग क्या करते हैं, वो जिस भी कंट्री में होते हैं उस कंट्री का मेजर रिलीजन को चूज करते हैं, चूज करने के बाद उसको अपोज करते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे डिड। जैसे अगर आप कभी पाकिस्तान जाओ या बांग्लादेश जाओ, वहाँ का जो कम्युनिस्ट होगा वो हमेशा इस्लाम के अगेंस्ट बात करेगा। फिर यूएस में जाओ, वो हमेशा क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट बात करेंगे। आप इजराइल में जाओ तो वहाँ का कम्युनिस्ट हमेशा यहूदियों के अगेंस्ट बात करेगा। वैसे ही इंडिया में जो कम्युनिस्ट थे वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या, 1947 हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। उस टाइम के जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट थे, जो सिस्टम थे, वहाँ पर जो टॉप लेवल के थे, जो प्रोफेसर्स थे, जो टीचर्स थे, वो वही लोग थे जो ब्रिटिश राज में इंग्लिश पढ़ते हुए बड़े हुए हैं और एक कम्युनिज्म की सोच लेके बड़े हुए हैं। अब वो लोग खाली हो गए, वो क्या करें, वो अपनी सोच कैसे बनाए? तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेसिकली उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस थी, काफ़ी अलग रीजंस थे, जैसे वोट बैंक और भी दूसरे रीजंस थे, तो कांग्रेस ने उन्हें अलाउ कर दिया इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ऑल्टर करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप आज़ाद हुए हो तो आपको अपना एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। और उस टाइम पे जो वो लोग बैठे थे जो कम्युनिस्ट की विचारधारा के थे, उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ऑल्टर करा। अगर आप कभी भी देखो तो एक देश को जो चलाते हैं गाइस, वो ह्यूमैनिटीज़ के ही स्टूडेंट्स होते हैं। लॉ जो बनाते हैं, वकील ले लो, जजेस ले लो या आईएएस ले लो। अब तो साइंस के बच्चों ने भी, नॉन में के बच्चों ने भी जाना स्टार्ट कर दिया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जाते थे, तो उस टाइम पे वही हुआ, ह्यूमैनिटीज़ के ही बच्चे गए और ये वही बच्चे थे जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के बन चुके थे। अब हुआ क्या, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी पॉलिटिक्स चली, लेकिन मैं उस पर इतना बात नहीं करूँगा, क्योंकि बात करूँगा तो भटक जाएंगे हम टॉपिक से। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बच्चों को बताएंगे, जो हम एजुकेशन सिस्टम लाएंगे, हम फेमिनिज्म के बारे में बताएंगे, हम कश्मीर इश्यूज़ पे बात करेंगे, हम और जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो सब बताएंगे, हम बच्चों को अवेयरनेस देंगे। तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन एक्चुअली में क्या उन्होंने ये बात करी, क्या उन्होंने एग्जैक्टली इन चीज़ों के बारे में बताया? उन्होंने बोला कि हम फेमिनिज्म के बारे में बताएंगे, लेकिन उन्होंने फेमिनिज्म में क्या पढ़ाया? उन्होंने फेमिनिज्म में बताया सती प्रथा के बारे में, उन्होंने फेमिनिज्म में बताया दहेज प्रथा के बारे में, उन्होंने फेमिनिज्म में बताया कि इंडियन या हिंदू जो एक सोसाइटी है वो बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है। आई मीन गिव मी अ ब्रेक, हम एक ऐसी सोसाइटी रहे हमेशा से जिसने सेक्स एजुकेशन पे पूरी की पूरी किताब लिख डाली है, और उन्होंने बताया कि ये कंजर्वेटिव सोसाइटी है, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देती। आई मीन इज इट रियली पॉसिबल? तुम आप मतलब 2 मिनट खुद बैठ के सोचो, एक ऐसा कंट्री जिसने सेक्स एजुकेशन पे पूरी किताब लिखी हुई है, उसको उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पे ऐसा कर दिया कि जहाँ पे सेक्स पे बात करना एक टैबू बन गया। और आजकल है ऐसा। 12th मैंने कंप्लीट करी थी 2010 में, और पूरे अपने मेरे जो साथ के हैं वो रिलेट कर पाएंगे, हम लोगों की सेक्स एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। हमको नहीं बताया गया व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। हमको नहीं बताया गया अच्छे से कि सेक्स एजुकेशन है क्या। आज के टाइम में देयर इज़ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोगों को जो बड़े हुए हैं, हम लोगों का जो प्राइमरी सोर्स था सेक्स एजुकेशन का, वो थे हमारे दोस्त, जो कि हमारी तरह ही ब्लैंक थे। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि उन्होंने कन्वर्ट, आप देखो कितना ज़बरदस्त करा विचारधारा को, और यही विचारधारा को, यही एजुकेशन को, इन्हीं चीज़ों को सोचते सोचते हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी बड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने मान लिया कि यस, इंडियन या हिंदू सोसाइटी ऐसी ही है। और ये हिंदुइज्म के साथ नहीं, उन्होंने सभी कल्चर के साथ ऐसा करा, सिर्फ हिंदुइज्म के बारे में नहीं। उन्होंने बताया कि अगर आपको एक मॉडर्न वुमेन
बनना है तो आपको साड़ी पहनना छोड़ना पड़ेगा, आपको स्कर्ट्स पहननी पड़ेगी, आपको कैजुअल सेक्स आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए। ये एक अच्छी सोसाइटी का लक्षण है, ये एक इम्प्रूव सोसाइटी का लक्षण है कैजुअल सेक्सिज्म। उन्होंने बताया कि कैसे आपको मर्दों के साथ चलना पड़ेगा, ड्रिंकिंग, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये सब आपको करना पड़ेगा, तभी आप एक मॉडर्न वुमेन कहलाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लड़कियां अगर वो सारी चीज़ें करें, बिल्कुल करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे आई ऑलवेज बिलीव, क्योंकि मैं अपने घर में जो मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो मदर्स हैं या जो लड़कियां हैं घर में, वो कहीं ना कहीं मेल से आगे ही हैं। मतलब जो वो, अगर आप वर्क के हिसाब से भी देखो तो क्या, वो एक अलग टॉपिक है ना। उन्होंने इन चीज़ों पे को मजबूर करा, और इसका एग्जाम्पल, इसका रिजल्ट क्या निकला, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आप रिलेट कर पाएंगे ना। इमेजिन अ सिनेरियो कि एक आज की 21st सेंचुरी की एक विमेन जो एक जॉब पे जा रही है। नाउ इमेजिन अ सिनेरियो जो वो हिजाब पहन के जा रही है, राइट। नाउ एक ऐसी विमेन जो हिजाब पहन के जा रही है, उसके लिए आपके दिमाग में क्या आएगा कि दिस इज व्हाट एन एम्पावर्ड वुमेन शुड लुक लाइक। कितनी एम्पावर्ड वुमेन है, मॉडर्न वुमेन है, कि काम पे भी कर रही है और अपने रूट्स से भी अटैच्ड है। बट क्या कभी आपने किसी ऐसी वुमेन को देखा है जो घूंघट करके जा रही है? कभी भी देखा अपने पूरे जिस भी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो कि कोई घूंघट करके लेडी आ रही है? इनफैक्ट अगर कभी आपको यह दिखा भी होगा तो भी आपने हंसे होंगे उस पर कि यार इसकी तो बुरी हालत है, घर में सताई जा रही है, या घर में बहुत बुरी प्रॉब्लम्स हैं। सो ये डिफरेंस, ये भेदभाव क्यों आ रहा है समाज में? इसके पीछे क्या है कि ये मुस्लिम्स कर रहे हैं या क्रिश्चियंस कर रहे हैं? ये एक और प्रोपेगेंडा है, कोई नहीं कर रहा है। ये सब एजुकेशन सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है। ये जो हेट फैल रही है और जो लोग आ जाते हैं चक्कर में कि हिंदू किसी के साथ गलत कर रहे हैं, मुस्लिम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, अरे भैया किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जब एक आदमी सुबह उठता है, वो अपने डेली वर्क, अपने पैसे, अपने रोजी मर्रा की रोटी के लिए स्ट्रगल करता है। मैक्सिमम कुछ हैं ऐसे प्रोपेगेंडा चलाने वाले जो उठने के साथ इनके दिमाग में ही होता है कि अब हम क्या करें, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब ये चीज़, ये बातें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। इतनी बार बार आपको बताई जाएंगी एक ही चीज़, तो ये नॉर्मल हो जाती है। उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हिस्ट्री के बारे में बात करी कि हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। उन्होंने हिस्ट्री में क्या बताया? उन्होंने बताया हिस्ट्री के बारे में, जो मैंने पढ़ी है हिस्ट्री में, उन्होंने बताया कि एक आपके ब्रिटिश एरा के बारे में बता दिया और मुगल एरा के बारे में, बाकी सबके लिए थोड़ा थोड़ा एरिया बता दिया, बस। क्या इंडियन हिस्ट्री यही थी? क्या मौर्य साम्राज्य कुछ भी नहीं था? क्या मराठा अंपायर कुछ भी नहीं था? तो उन्होंने, क्या गुप्ता साम्राज्य कुछ नहीं था? इन सब के बारे में हमने खास कुछ नहीं पढ़ा। इनफैक्ट हमें हमेशा से यही बताया गया कि इंडियन हिंदुइज्म में प्रॉब्लम क्या रही है। आई मीन गिव मी अ ब्रेक। जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जैसी लेडी हो, इतनी पावर्ड वेमेन हो, उनके बारे में एक आध पोयम डाल दी, दैट्स इट। हमको ऐसी चीज़ें बताई गई कि हमको अपने ही कल्चर के बारे में डाउट हो, और ये फैक्ट है। हमें बताया गया कि हम दिवाली पे कितना पॉल्यूशन करते हैं, होली पे कितना वाटर वेस्ट करते हैं। उन्होंने दिवाली और होली पटाखे जलाने और पानी वेस्ट करने से ही रिलेट कर दिया गया। क्वेश्चन होने लग गए अपने रिलीजन पे। कभी अगर बात होती है इंडियन गोत्र सिस्टम पे या कुंडली मिलाने पे, शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है, तो उसको बहुत वैसे देखा जाता है कि अरे क्या हम ये करेंगे क्या, यूएस में तो कोई नहीं मिलाता। अरे यूएस का कल्चर अलग है। तुमने कभी गोत्र सिस्टम को पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मैक्सिमम को कोई आइडिया नहीं है कि गोत्र सिस्टम है क्या, क्यों गोत्र देखा जाता है। लेकिन जब पढ़ोगे तब दिमाग एक तरीके से चकरा जाएगा कि कितना ज्यादा मेडिकली सही चीज है ये, और ये कब से चलता आ रहा है। उस टाइम पे जब मेडिकल, अब ये जो मेडिकल साइंस इतने एडवांस भी नहीं थी, तब से गोत्र सिस्टम चलता आ रहा है हिंदुइज्म में। और ये कितना करेक्ट तरीका है, इससे कितनी जेनेटिकली बीमारियां नहीं हो सकती आपको। बट नहीं, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि हमको लगता है कि नहीं, ये तो बेकार चीजें हैं। लड़कियां शादी के बाद अपना नाम चेंज करती है। आज की एक मॉडर्न वुमेन जो आ रही है, उसको ये बताया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में कि अगर आपको एम्पावर्ड होना है, या वही लड़का सही है जो आपको सपोर्ट करे, कि हाँ नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपकी आइडेंटिटी है। मैं मानता हूँ कि जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पासपोर्ट में, या आपको अपने पूरा सर्टिफिकेट्स, आपके जो आईडी हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, तो इतना कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसको बिल्कुल ही नकार देना, आप किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि क्यों लड़कियां ही नाम चेंज करती है, इसके पीछे मेडिकल रीजन क्या है, किसी को कोई आइडिया नहीं। बट क्योंकि किसी ने बताया नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, कभी हमारे पेरेंट्स का कल्चर ऐसा रहा है कि उन्होंने क्वेश्चन नहीं करा अपने पेरेंट्स से, तो इसलिए ये चीज़ें खत्म हो गई। किसी को इसके पीछे रीजंस नहीं पता और चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बात करी ह्यूमन राइट्स पे, हम ह्यूमन राइट्स पे बताएंगे, कश्मीर इशू के बारे में बताएंगे, लेकिन उन्होंने बताया क्या? उन्होंने सारी नेगेटिव चीज़ें, एक रिलीजन को पकड़ा और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट सामने रखते गए। नेगेटिव एस्पेक्ट बताना कोई गलत बात नहीं है, मैं बार बार ये पॉइंट कह रहा हूँ, लेकिन ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको हर रिलीजन के पॉइंट्स बताने चाहिए, अच्छे और बुरे।
सो उन्होंने हमें अपने कल्चर से ही दूर करा, हमें अपने कल्चर को लेके ही उन्होंने क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया हमारे दिमाग में। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ जर्मनी का। जर्मनी एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे अगर आप कभी जर्मन से बात करो या उनसे देखो तो उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो बहुत प्राउड है अपने एजुकेशन सिस्टम पे। इंग्लिश अगर वो नहीं बोले तो उनको कोई जज नहीं करेगा। और यहाँ पे आपको 12 साल लग जाते हैं एक बच्चे को इंग्लिश सिखाने में, और वो उतनी इंग्लिश वो तब भी नहीं सीख पाता जितना वो 2 साल में अपने कॉलेज टाइम में या मूवीज देखते हुए सीख जाता है। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम की ब्यूटी ये है कि वो अपने हिस्ट्री से बहुत प्यार करते हैं और साथ के साथ अपनी हिस्टोरिकल जो गलतियां हुई हैं उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। जर्मनी में अगर आप हॉलोकॉस्ट को डिनाई करोगे कि वो नहीं हुआ तो आपको इस पर सजा भी मिल सकती है। बट यहाँ पर टैबू है इन चीज़ों पर बात करना, हम नहीं करते। बात कहाँ से करेंगे, हमें पता ही नहीं हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है क्या। तो मेरा ये मानना है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम लिटरली फेल रहा है हमको हमारी हिस्ट्री बताने के लिए, अपना कल्चर बताने के लिए। और ये हर कंट्री का है, जहाँ पर भी कम्युनिज्म आए हैं। इंडिया में पॉलिटिकल कम्युनिज्म आज की डेट में नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल कम्युनिज्म का जो ये दाव था ये बहुत भारी पड़ रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई सोच नहीं है। गाइज, ये है एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अब बात करते हैं एक मॉडर्न एस्पेक्ट की, एप्लीकेशन जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम। हर एक चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। आज सोल्जर्स बॉर्डर्स पे तलवार लेके तो नहीं खड़े ना। कट टू 2020, 16 बच्चे आ रहे हैं जो 100 में से 100 मार रहे हैं, लेकिन जो लड़का 70 ला रहा है, 75 ला रहा है, आई एम प्रीटी श्योर वो कोई ना कोई ऐसी फील्ड होगी जिसमें वो बहुत अच्छा होगा, जिसमें वो 99 वाला बच्चा उससे मुकाबला नहीं कर सकता। वो टेक्निक्स भी आप लोगों से शेयर करूंगा जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट, या आप अगर कोई बच्चा इसको देख रहा है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है।